ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों किया जा रहा है लक्षित? नेहरू प्रसाद के बीच हुआ था बड़ा टकराव। अंबेडकर ने की थी यूसीसी लागू करने की वकालत। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात आज हो रही है, इसका जिक्र तो संविधान में भी है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर संविधान के बनने के वक्त ही समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं हुई? आखिर संविधान के बनते वक्त वो कौन सी बहस थी जिसने संविधान में समान नागरिक संहिता का जिक्र तो किया लेकिन उसे लागू नहीं किया? आखिर वो कौन ऐसे लोग थे जो समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते थे लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये लागू नहीं हो पाया? इतिहास के पन्नों के हवाले से इस पर हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन इसकी बारीकियों को और गहराई से समझना है तो आपको इतिहास में उतरना होगा। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज़ादी के साल तक समान नागरिक कानून को लेकर ऐसा रहा सूरत हाल। अंग्रेजी हुकूमत ने 1835 को एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में अपराध सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण के एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया, लेकिन विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा जाए। आगे चलकर यही रिपोर्ट कॉमन सिविल कोड वाले बहस को जमीनी आधार मिल गया था। यूरोपीय देशों में 19वीं शताब्दी में पहली बार सामने आया विचार। ऐतिहासिक रूप से यूसीसी का विचार 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोपीय देशों में तैयार किए गए समान कोड से प्रभावित है। 1804 के फ्रांसीसी कोर्ट ने उस समय प्रचलित सभी प्रकार के प्रथागत और वैधानिक कानूनों को खत्म कर दिया और इसे समान नागरिक संहिता में बदल दिया। बड़े स्तर पर यह पश्चिम के बाद एक बड़ा औपनिवेशिक परियोजना के रूप में राष्ट्र को सभ्य बनाने का एक प्रयास था। हालांकि 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक सख्त संदेश दिया कि वो भारतीय समाज के ताने बाने को नहीं छेड़े और शादियां, तलाक, मेंटेनेंस, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों से संबंधित कोड में कोई बदलाव लाने की कोशिश न करें। संविधान सभा में हुई थी जोरदार बहस। इसको लेकर जब पहली बार संविधान सभा में बहस हुई थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल संहिता है जिसके प्रावधान सर्वमान्य है और समान रूप से पूरे देश में लागू है, लेकिन विवाह और उत्तराधिकार के मामले में एक समान कानून लागू नहीं है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके। इसके लिए सकारात्मक बदलाव लाया जाए। वहीं संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा कि हम एक प्रगतिशील समाज हैं और ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिना हमें देश को एकीकृत करना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो धर्म खतरे में होगा और दो समुदाय मैत्री के साथ नहीं रह पाएंगे। हिंदू कोड बिल को नेहरू ने बनाया अपनी निष्ठा का सवाल। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की भरमार ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद संविधान सभा में नेहरू और अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की शुरुआती मसौदा पेश किया। बिल का मसौदा ये था कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के वसीयत और शादी के नियम कलमबद्ध किए जाएं और आधुनिक समाज की चेतनाओं के मुताबिक हो। देश की एक बड़ी आबादी को और इससे भी ज़्यादा धर्म गुरुओं को निजी मामलों में सरकार का दखल लगा। राजेंद्र प्रसाद लोगों की इस राय से इत्तेफाक रखते थे। जून 1948 में जब मसौदे पर पहली मरतबा बहस हुई तो बतौर अध्यक्ष दखल देते हुए उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी में की जा रही चीज़ है, देश इससे सहमत नहीं है, जरूरतमंद रजामंदी की है और ज़रूरत ऐसी विधायिका की भी जो लोगों के इस मामले में आकांक्षा का सही प्रतिनिधित्व करती है। राजेंद्र बाबू ने केवल हिंदू कानून बनाने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जाती? सिर्फ एक समुदाय को ही कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया? नेहरू इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। नेहरू ने तमाम बात पेश किए, अपनी बात को जायज़ ठहराने की कोशिश की। संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी तो हिंदू कोड बिल को लेकर देश में बहस बढ़ती रही, लेकिन जैसे कि नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपनी निष्ठा का प्रश्न बना लिया, राजेंद्र बाबू और पंडित नेहरू के बीच इसको लेकर काफी घमासान भी हुआ, पत्राचार भी। राजेंद्र बाबू द्वारा नेहरू को लिखे गए पत्र का मजमून। 14 सितंबर 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा था जिसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी है तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं, बाकी समुदाय को इससे लाभ से क्यों वंचित रहे। उन्होंने कहा था कि वह बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। नेहरू ने भी उसी दिन उन्हें उसका जवाब भी भेज दिया जिसमें कहा गया कि आपने बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर परखने की जो बात कही है वह गंभीर मुद्दा है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा पास बिल के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है।
डॉक्टर प्रसाद ने नेहरू को 18 सितंबर को फिर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई। साथ ही यह भी कहा कि वो मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहते। बात अधिकारों तक पहुंची और अंत में अटॉर्नी जनरल की राय ली गई, तब मामला शांत हुआ। अम्बेडकर ने की थी समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत। 1948 में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म कोड अपनाए जाने की बात रखी तो इस प्रस्ताव का कुछ सदस्यों ने उग्र विरोध किया। समिति में शामिल 5 मुस्लिम सदस्यों ने इस मामले का विरोध किया। मुसलमानों को लगा कि यह उनके पहचान को मिटाने की कोशिश है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा के दौरान यह भी कहा था कि अगर भारत जैसे देश के लिए एक कानून नहीं बन सकता तो संविधान सभा ही नहीं बनती। संविधान भी तो एक कोड ही है जो पूरे देश में लागू होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे अधिकांश मित्र जिन्होंने इस संशोधन पर बात की है वो भूल गए हैं कि 1935 तक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शरीयत कानून के अधीन नहीं था। इसने उत्तराधिकार के मामले और अन्य मामलों में हिंदू कानून का पालन किया। ये पालन इतना व्यापक और मजबूत था कि अंततः 1939 में केंद्रीय विधानमंडल को मैदान में आना पड़ा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुसलमानों के लिए हिंदू कानून को निरस्त कर उन पर शरीयत कानून लागू किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।